हेलो टू ऑल। सो बेसिकली आज हम देखेंगे जो आपका रिसेंटली BEE एनर्जी ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो आपका सेकंड पेपर था थर्मल यूटिलिटीज़ का। तो इसमें आज हम अपना जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी पेपर था उसको हम सोल्व करेंगे। मैं इसको विद एक्सप्लेनेशन आपको सारा अपलोड करूँगा। तो बेसिकली ये 50 नंबर जो थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के इस पेपर में थे। तो जैसे कि अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर विस्कोसिटी। तो उसने ऑप्शन दिया था इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। सो बेसिकली जो इसमें होता है अपना विस्कोसिटी, आप जानते हो कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी शो करता है कि कोई फ्लूइड कितना ज़्यादा विस्कस है, मीन्स कितना ज़्यादा फ्लो करने में ईजिली आपस में, वो या फिर मतलब कि जैसे आपका शहद है वो ज़्यादा विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो बेसिकली जो आपकी विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा फ्लूइड का तो आपकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होएगा तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो हम इन ऑप्शन में अगर चेक करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो क्योंकि ये भी नहीं हो सकता इंक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि आपका ये जो रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगी। इंक्रीज विद प्रेशर एंड टेम्परेचर गलत होगी। डिक्रीज विद टेम्परेचर, ये दोनों मतलब एक जैसी होगी, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब बी बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो ये जो आपकी ऑप्शन है रॉन्ग होगी। तो इसमें जो आपकी है वो डी, मतलब कि कोई भी यहाँ पे ऑप्शन आपकी सही नहीं है। यहाँ पे ऐसे होता है, या फिर डिक्रीज सॉरी इंक्रीज विद टेम्परेचर, इंक्रीज विद सॉरी डिक्रीज विद टेम्परेचर। बेसिकली यहाँ पे हम नन ऑफ द इस तरीके से बोल सकते हैं कि डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इसने कुछ वो लिखा नहीं है उसमें ना। सो आई थिंक नन ऑफ द अबव भी जो बेस्ट है, क्योंकि डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट यहाँ पे इंक्रीज वर्ड इसने लिखा नहीं है इसमें। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट इज मेजर्ड विद यूनिट। अपना जो स्पेसिफिक हीट आपको पता ही क्या होती है कि किसी लिक्विड को आप 1 डिग्री से अगर उसका टेम्परेचर रेज करोगे तो वो कितनी ज़्यादा हीट अपना लेगा पर केजी के हिसाब से, जो मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था। स्पेसिफिक हीट, मान लो आपको कोई यहाँ पे कोई मटेरियल है, मान लो 1 केजी, उसको आपने 1 डिग्री से रेज करना है तो वो कितनी हीट लेगा। तो इसका जो अपना यूनिट होता है वो होता है किलो कैल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपना कुछ भी मतलब यूनिट दिया नहीं है इसमें, तो ये उसका एक्चुअल में यूनिट है किलो कैल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इस ऑप्शन का भी आंसर हो गया डी। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप 1 kg हाइड्रोजन जलाते हो तो उसमें से 28922 किलो कैलोरी पर केजी जो आपकी वो हीट निकलती है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब आप अपना 1 kg हाइड्रोजन जलाओगे तो आपकी इतनी हीट निकलेगी, 1 kg कार्बन जलेगा तो इतनी हीट निकलेगी, 1 kg सल्फर जलेगा तो इतनी हीट निकलेगी। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाना था ए, जो कि दिया है आपका ये 28922 किलो कैल पर केजी। उसके आगे क्वेश्चन था, हाउ मच एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग 3 kg ऑफ कार्बन इन फ्यूल। तो जो बेसिकली इसका आंसर है वो बी था, बी है, मतलब 34.7। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कार्बन की जो कंबशन होती है उसमें जो अपना हम जो इक्वेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो होती है C+O2, और यहाँ पे आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो जो आपका मोलर मास जो होता है कार्बन का वो 12, ऑक्सीजन का 32 और CO2 का 44। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा अगर मतलब कि इसका कंट्रीब्यूशन 12 है तो इसका है 32। तो मीन्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी 32/12 इंटू कार्बन का जितना कंटेंट है। तो मतलब अगर आप 1 kg कार्बन जलाते हो तो आपको
0.26 टाइम्स उससे ऑक्सीजन चाहिए। बट अब आपको तो पता है कि एयर में आपका कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, सिर्फ 23% होता है। तो अब मैं अगर मेरे को 2.26 अगर O2 चाहिए तो मेरे को एयर तो ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। तो जितनी परसेंटेज मेरी ऑक्सीजन की है एयर में, उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। मीन्स अगर मैं इसको 23% है तो 23% को मैं 0.23 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको जब इससे डिवाइड करूँगा तो पर केजी जो अपना एयर की रिक्वायरमेंट है कार्बन के लिए, वो आ जाएगी 11.59। बट इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 3 kg कार्बन। तो 3 kg कार्बन के लिए आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा 34.7 kg एयर। मतलब अगर आप 3 किलो कार्बन जलाते हो तो आपको 34.7 kg जो एयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो उसके आगे हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। ये क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर टू एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट ऑफ मेथड। तो ये यहाँ पे सारे जो इसने दिए थे ये सारे ही एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट ऑफ मेथड्स है। अगर मैं आपको वीडियो चाहिए इस पर अलग से कि इनको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँ तो वो मैं सेपरेट वीडियो में कर दूँगा। ठीक है, तो जो हम देख सकते हैं कि इसमें आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी आपकी एक्सटर्नल प्रोसेस है। डीरेशन, जिसको आप डीरेटर में अपना स्टीम इंजेक्ट करके जो आप वाटर का टेम्परेचर रेज करते हो, उससे आपकी ऑक्सीजन और अदर कंडेंसेबल जो मटीरियल गैसेज है वो आपकी बॉयलर से रिमूव हो जाती हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस में भी आपका क्या होएगा कि ये भी आपका एक्सटर्नल वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। मतलब ये अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा इनको कि क्या क्या है ये, बट अभी जो आपका आंसर होएगा इसमें डी हो गया। तो आगे जो 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटिंग टू क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। तो जैसे आप जानते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट जो होता है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है आपका कि जैसे 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 आपको पता है कि वाटर में 3 टाइप की हीट हम लेते हैं। जैसे कि एक उसकी सेंसिबल हीट होगी, एक लेटेंट हीट होगी, और उसके बाद वो वाटर जो आपका सुपर हीटिंग फेज में चला जाता है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होगी यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये लेटेंट हीट का पोर्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट जब आएगा तो लेटेंट हीट जो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब वाटर की। और ये कब होता है, ये होता है क्रिटिकल, जो वाटर का क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये अपना बेसिकली हम 2 बार बोल सकते हैं इसको। और वो टेम्परेचर यहाँ पे होता है 374 के करीब रहता है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो मतलब यही है। तो इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर पे ये ऑप्शन ठीक है। लेटेंट हीट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लेटेंट हीट आपकी ज़ीरो होगी। मतलब कि आपका जो वाटर है वो मतलब कि अलग से वो नहीं करेगा, मतलब कि फेज चेंज के लिए जो आपकी हीट लगती है इसमें वो नहीं आएगी। इसमें सीधा है मतलब वाटर से आपका अपना सुपर हीट हो जाएगा टेम्परेचर। और सुपर क्रिटिकल वार ऑपरेट अब क्रिटिकल कंडीशन, तो ये भी ठीक है। नॉर्मली आपके जो आपने देखे होंगे पावर प्लांट्स में, वो बॉयलर आपके 65 kg 85 kg के करीब चलते हैं। जो आपने नॉर्मल पावर प्लांट में बता रहा हूँ, जैसे जो आपके कोजेन पावर प्लांट होते हैं, जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर अपना फार्मा इंडस्ट्री में, या जो भी मतलब नॉर्मल आपकी इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री होगी। बट जो एक सुपर क्रिटिकल जो डेडिकेटर पावर प्लांट जिनको हम बोलते हैं, जिसमें आपकी हीट की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो सुपर क्रिटिकल उसमें अपना काम करते हैं सारे जो बॉयलर आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन था इसमें, सेवन्थ क्वेश्चन इसने आगे दिया है, विद इंक्रीज इन स्टीम प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर लेटेंट हीट ऑफ वाटर। ये सेम मतलब जो पीछे क्वेश्चन था वही डायरेक्टली इसने यहाँ पे पूछ लिया कि आपका ये जैसे कांस्टेंट प्रेशर की है लाइन्स, ये जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आप देख सकते हो ये लेटेंट हीट, ये फेज जो मतलब ये कम होती जा रही है आपकी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, जो है लेटेंट हीट डिक्रीजेज। मतलब कि आपकी लेटेंट हीट क्या है, वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन स्टीम प्रेशर। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें दिया है कि मतलब HF उसने दिया हुआ है लिक्विड का 159 किलो कैलोरी पर केजी, और आपकी जो लेटेंट हीट पोर्शन है वो भी आपका दिया हुआ है। तो आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी द टोटल हीट ऑफ स्टीम विद 5% मॉइस्चर। अगर आपका ड्राइनेस कितना है, मतलब 5% मॉइस्चर का क्या मतलब हुआ कि आपका 95% जो है स्टीम जो ड्राई है वो, ठीक है, तो उसमें 5% मॉइस्चर है। तो इसका जो आंसर हम देख सकते हैं इसको कैसे करना है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि HF प्लस
अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन जिसको हम एक्स बोल देते हैं, और यहाँ पे HFG आ जाता है, और जो जितनी वैल्यू आएगी वो आपकी जितनी हीट कंटेंट होगा वाटर में वो निकल जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं 159 उसने ऑलरेडी दिया हुआ है जो अपना फ्लूइड का है, 498 उसने दिया हुआ है जो अपना लेटेंट हीट है, बट ये कितना 95% ही ड्राई है। तो जब हम 159 + 498 × 0.95 करेंगे तो 632 किलो कैल पर केजी आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीम ट्रैप। तो बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका स्टीम ट्रैप है वो उसके तीनों फंक्शन को फुलफिल करता है। तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको स्टीम ट्रैप मतलब कि क्या चीज़ है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये मान लो स्टीम आपकी इनडायरेक्टली किसी उसमें केटल में यूज़ हो रही है हीटिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टीम जो है वो अपना मतलब गैसेज है जिसको बोलते हैं वेपर फेज में। तो मेन हम स्टीम यूज़ क्यों करते हैं हीटिंग के लिए, क्योंकि आपको एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे आपका ये दिया हुआ ना, मतलब कि टेम्परेचर आपका इस रीजन में नहीं बढ़ेगा। मतलब जैसे अगर आपका 100 डिग्री पे अगर वाटर है और 100 डिग्री की स्टीम है, बट 100 डिग्री के वाटर में कितनी हीट होएगी 100 किलो कैल, और 100 डिग्री की स्टीम में कितनी हीट होएगी वो होएगी 640 के करीब। तो आप देखो कि कितना 540 किलो कैल एनर्जी है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, बट हीट कंटेंट देखो जब ये मतलब कि वाटर से अपना स्टीम में जाएगा तो इतना ज़्यादा हीट वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो सेम केस जब इसीलिए मतलब हमारा इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि स्टीम का जो ये लेटेंट हीट पोर्शन है मतलब 540 आपका डिलीवर हो जाता है उसको, तो आपकी मतलब कि हीटिंग भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, और ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है इसका मतलब कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मान लो अगर किसी एप्लीकेशन को आप हॉट वाटर से गर्म करते हो और दूसरी साइड आप स्टीम से गर्म करते हो, तो जो स्टीम से अगर गर्म करते हो वो क्विकली मतलब विद इन जस्ट सेकेंड आपकी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी वो। बट वाटर के केस में क्या होगा, वो सेंसिबल हीट है और धीरे धीरे आपकी वो करेगी रिमूव। तो सेम अब देखो कि आपकी ये एप्लीकेशन थी, अपना जो पोर्ट है इसमें आपकी स्टीम यूज़ होगी, तो स्टीम अगर कंडेंस हो जाएगी तो वाटर बन जाएगी। तो यहाँ पे एक हम डिवाइस लाते हैं जिसको बोलते हैं स्टीम ट्रैप। इसका काम क्या है बेसिकली, ये स्टीम मतलब कि आपकी स्टीम लॉस को रोकना, कि जो आपकी स्टीम यूज़ होगी वो वाटर बन गया, तो ये स्टीम ट्रैप क्या करता है कि उस लाइन में से वाटर को बाहर निकाल देगा और स्टीम जो है उसको बाहर नहीं निकलने देगा जब तक वो पूरी हीट अंदर यूटिलाइज ना हो जाए। दूसरा क्या है कि जो स्टीम में गैसेज होती हैं उनको भी बाहर निकालता है। और तीसरा है अपना जो ऑप्शन इसने दिया हुआ है यहाँ पे कि टू डिस्चार्ज कंडेंसेट एज सून एज इट्स फॉर्म्ड नॉट टू लो स्टीम, मतलब कि वही की स्टीम को आपका अंदर ही रखेगा, उसको एस्केप नहीं होने देगा, कंडेंसेट बाहर निकालेगा और अपना एयर जो है कंडेंसर गैस है उनको बाहर निकाल देगा। तो इसका ऑप्शन का डी हो जाएगा 9। उसके बाद 10th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रैप इज सिचुएटेड फॉर स्टीम ट्रेसिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका थर्मोडाइनिक ट्रैप जो है TD ट्रैप जिसको हम बोलते हैं वो आपका यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको पता होगा कि आपके जो बाल फ्लो ट्रैप है और इन्वर्टेड बकेट ट्रैप, ये जो आपके प्रोसेस प्लांट में यूज़ होते हैं जहाँ पे आपकी डायरेक्टली स्टीम ट्रांसफ़र हो रही है मीडिया को गर्म करने के लिए। बट आपकी बॉयलर से जो स्टीम गई, मान लो बॉयलर है आपका, बॉयलर से आपके प्रोसेस प्लांट तक जो स्टीम है, मान लो यहाँ पे प्रोसेस प्लांट है, तो इस जो स्टीम लाइन है इसमें आपका वो स्टीम मतलब हीट जो मतलब कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, मतलब हल्की फुल्की जो ड्रॉप होएगा वो अलग चीज़ है, बट मेन काम इसका यहाँ पे इसने हीट को डिलीवर करना है जो स्टीम ने अपने कंटेनर। तो यहाँ पे प्रोसेस प्लांट में आपके लगते हैं बाल फ्लो ट्रैप और इन्वर्टेड बकेट, बट इस लाइन में जो आपके जो बेसिकली लगते हैं वो TD ट्रैप लगते हैं, थर्मोडायनेमिक ट्रैप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 11वां 11th क्वेश्चन, रिकूपरेटर आर यूज्ड फॉर। तो बेसिकली रिकूपरेटर एक वो है अपना बेस्ट हीट रिकवरी डिवाइस है। तो ये अपना मेजरली जो यूज़ होती है इसका प्री हीटिंग ऑफ कंबशन एयर। तो 11th क्वेश्चन का एक ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। उसके बाद है 12th क्वेश्चन, द वॉल लॉसेज ऑफ फर्नेस डिपेंड अपॉन एमिसिविटी ऑफ वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी, वॉल थिकनेस। तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो आपकी फर्नेस जो होती है जिसमें आप बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हीट ट्रीटमेंट के लिए मीन्स आप आयरन को गर्म कर रहे हैं, स्टील को गर्म कर रहे हैं, तो उस केस में आपका इस फर्नेस जो है उस इन सभी चीज़ों के ऊपर उसकी वो आपकी वो लॉसेस डिपेंड होते हैं कि एमिसिविटी कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टरी कितनी है, वॉल थिकनेस कितनी रखी है, ठीक है।
तो 12 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 13 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। कोस्ट एंड मतलब कि जो इंसुलेशन है, मान लो अगर आपकी कोस्ट एंड हीट, मतलब कि मैं आपको बताऊं कि अब ऐसे तो है नहीं कि आपकी मीडिया काफ़ी मतलब कि वो है, जैसे नॉर्मल मीडिया जा रहा है उसके लिए आप हाई कोस्ट की इंसुलेशन लगा दो। तो इंसुलेशन जो आपकी काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। आप पहले मीडिया देखोगे कि कौन सा है, कितनी उसमें एनर्जी लगी है, कितना उसके मतलब कि कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्टर को डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें आपका कोस्ट एंड हीट ये भी डिपेंड करेगा, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन ये भी आपको डिपेंड करेगा, बॉयलर एफिशिएंसी, मतलब ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरा 9th डी, 10th डी, 11th ए, 12th डी, 13th डी। उसके बाद देख लेते हैं 14th क्वेश्चन। ओके, तो 14th क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ सरफेस हीट लॉस, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, किलो कैल पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 15th। तो उसके आगे दिया इसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैन रिमूव ऐश अप टू, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है। जो आपका ईएसपी होता है आपका अपना, एक तरीके से जो बॉयलर इंडस्ट्री में फ्रेंड्स काम कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है कि जो ईएसपी है वो अपना 10 या 12 टन के जो बॉयलर होते हैं उससे ऊपर कंपल्सरी कर दिया, क्योंकि जो एसपीएम लेवल है आपका वो इंक्रीज़ कर जाता है, फ्लू गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उस केस में है कि आपको ईएसपी यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली जो छोटे बॉयलर होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो अपना एक जैसे बॉयलर से आपकी निकली उसमें एक साइक्लोन या फिर अपना बैग फिल्टर टाइप यूज़ कर लेते हैं, बैग फिल्टर जिसको हम बोलते हैं। तो बट जो बड़े बॉयलर हैं उसमें आपका ईएसपी कंपल्सरी है लगाना। तो ये ईएसपी क्या करता है कि आपका 95 to 90% ऑफ फ्लाई ऐश को रिमूव कर लेता है अपने आप में। तो यहाँ पे आपका बॉयलर आ गया, बॉयलर के आगे जो फ्लू गैस निकली, तो नॉर्मल जो होते हैं बॉयलर उसमें आपका बैग फिल्टर यूज़ हो जाता है, बट बड़े बॉयलर के केस में आपका ईएसपी। तो आपका ये 95 से लेके 99%, मतलब कि अब देखो फ्लू गैस तो है नहीं कि सिर्फ गैस ही, उसमें डस्ट के पार्टिकल भी होंगे, एसपीएम जिसको हम एसपीएम कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये सारा ही मतलब इसको रिमूव कर देता है 90, मतलब आपकी एक तरीके से प्योर जो गैस ही है इसमें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये आपकी एटमॉस्फेयर में आगे निकल रही है। तो इसका सी हो गया राइट, ठीक है। तो उसके बाद 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर विल हैव लोएस्ट साइज फॉर 50 मेगावाट जनरेशन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपकी बॉयलर, अब बॉयलर इंडस्ट्री से जो हैं फ्रेंड्स उनको पता है कि मतलब बॉयलर के भी कितने ज़्यादा टाइप होते हैं आपके, नॉर्मल रेसिप्रोकेटिंग बॉयलर, एबीसी बॉयलर, एबीसी बॉयलर, सीएबीसी बॉयलर, पीएबीसी, मतलब ये तो सारे एफबीसी बॉयलर, फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर बोलते हैं इनको। तो इससे हट के जैसे आपके बायोमास पे आते हैं आपके रेसिप्रोकेटिंग रेट, पल्सेटिंग रेट हो गया, तो काफ़ी टाइप्स हैं, ग्रेड के ऊपर डिपेंड करते हैं एक्चुअली में बॉयलर कौन सी ग्रेड है। तो जो आपका एबीसी बॉयलर है इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर आपका कंबशन होएगा, मतलब हल्का से इसमें नेगेटिव ड्राफ्ट लगते हैं यहाँ इस बॉयलर में। उसके ऊपर जो बेटर क्वालिटी का बॉयलर है उससे ऊपर वो सीएबीसी बॉयलर। तो सीएबीसी बॉयलर आप तब यूज़ करते हैं जब आपका 75 टीपीएच के ऊपर अबव का बॉयलर है, क्योंकि कॉस्ट सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसकी। और उसके ऊपर जो है वो पीएफबीसी बॉयलर पल्वराइज, इसमें जो आपकी फ्लू मतलब कि सॉरी जो एयर की वेलोसिटी है वही आपकी 16 मीटर पर सेकंड के करीब बैठती है इसमें। तो यहाँ पे आपका जितना बढ़िया क्वालिटी का बॉयलर होता जाएगा, मतलब कि आपका मैं आपको बताऊँ एबीसी बॉयलर, एएफबीसी, सीएफबीसी, पीएफबीसी, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे आपको बॉयलर का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि कंबशन इतना प्रॉपर होएगा कि जैसे आपको पता है कि हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन है अपना डी टी, तो अपना जो एरिया है वो ऑटोमेटिक इसमें कम यूज़ होएगा, आपका हीट ट्रांसफर के लिए कम एरिया चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना प्रॉपर कंबशन हो रहा है कि आपका नॉर्मली वो सारा का सारा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। बट आपका नॉर्मल जो आरजी ग्रेड हो गया, रेसिप्रोकेटिंग ग्रेड, तो उसमें आपका हीट ट्रांसफर एरिया ज़्यादा देना पड़ता है बॉयलर के केस में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पीएबीसी बॉयलर, विच ऑफ द बॉयलर विल हैव लोएस्ट साइज, तो इसमें पीएबीसी 16 सी हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 70th क्वेश्चन।
तो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, को जनरेशन सिस्टम कन्फिग्रेशन इन विच हीट इज यूटिलाइज्ड एंड पावर इज प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि आप देखो दो तरीके के हैं। पहले आपने क्या करा, जैसे आप बॉयलर इंडस्ट्री में क्या होता है कि जहाँ पे पावर प्लांट लगे हैं, पहले बॉयलर से स्टीम बनी, स्टीम से पावर मतलब यहाँ पे टरबाइन लगा दी, टरबाइन से बिजली बनी, उसके बाद वो प्रोसेस प्लांट में यूज़ कर ली। तो जिन केसों में आपका पावर पहले बन रही है, मतलब इससे क्या करना, पावर बनी और उसके बाद आपकी हीट यूज़ हुई इसमें अपना प्रोसेस प्लांट में, तो इनको तो हम बोलते हैं टॉपिंग साइकिल। बट इन केस हो जैसे आपकी फर्नेस होगी, जैसे आपकी स्टील इंडस्ट्री वगैरह होगी, तो उनका मेन काज क्या है कि जो उन्होंने स्टील को यहाँ पे गर्म करना है इसमें फर्नेस में, तो उनको गर्म करने के लिए तो जो उनका कंबशन हो रहा है उसका मेन पर्पस है पहले थर्मल एनर्जी को देना। उसके बाद वो एग्जिट करती है फ्लू गैसेज, वो आपकी 400 डिग्री या 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास एग्जिट करती हैं। तो हम इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए आगे अपना पावर जनरेट करते हैं। तो इसने बेसिकली यही पूछा है कि इन विच हीट इज यूटिलाइज्ड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन नेक्स्ट स्टेज, सॉरी हीट यूटिलाइज पावर इज प्रोड्यूस्ड इन, मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि हीट आपकी यूज़ हो रही है, उसके बाद आपके पावर बॉयलर के थ्रू जो है अपना यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप बोलते हैं आपका बोर्डिंग साइकिल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। समझ थोड़ा बता देता हूँ दोबारा। इसमें क्या है आपका, जैसे ये आपका बॉयलर हो गया, यहाँ से स्टीम गई, टरबाइन लगी है, टरबाइन से एक्सट्रैक्शन करने के बाद बैक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आपकी हीट प्रोसेस प्लांट में यूज़ हुई, यहाँ पे चलेगी। इसको हम बोलते हैं टॉपिंग साइकिल, कि आपकी पावर पहले बन रही है, यहाँ पे जनरेटर के थ्रू पावर बन रही है और उसके बाद आपकी हीट यूज़ हो रही है। टॉपिंग साइकिल, बोर्डिंग साइकिल में क्या हो गया, आपकी जो फ्यूल की हीट है वो पहले हम फर्नेस में यूज़ कर लेंगे, फर्नेस में यहाँ पे आपका हीट ट्रीटमेंट हो रही है या स्टील की मेल्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी मतलब जो हम पहले थर्मल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो फ्लू गैस एग्जिट कर रही है जो आपकी 400 डिग्री, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ, इस रेंज में होगी, 600 भी हो सकती है। तो जो फ्लू गैस आपकी एग्जिट हुई, इसको आपने आगे गैस टरबाइन लगा दिया, यहाँ पे गैस टरबाइन लगा के आपने इसको क्या करा, बिजली ले ली, तो इनको हम बोलते हैं बोर्डिंग साइकिल। तो इसने डायरेक्टली यही पूछा हुआ है कि अपना कौन सा ये जो वो है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी 17th क्वेश्चन। उसके बाद हम देख लेते हैं 18th क्वेश्चन। साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ स्टीम पावर रेफ्रिजरेशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टीम भी यूज़ कर रहे हो, पावर भी यूज़ कर रहे हो और आप रेफ्रिजरेशन भी, जिसमें हम वैम मशीन बोलते हैं, वेपर अब्जॉर्प्शन मशीन, चिलर होते हैं बेसिकली, आपको रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर हम तीनों ही एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम बोलते हैं ट्राइजेन। ठीक है, तो 18th का आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। 19th हम देख लेते हैं, फॉर एवरी 15 डिग्री राइज, अगर आपका 15 डिग्री फीड वाटर राइज करता है तो ओवरऑल कितनी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। बेसिकली हम इसको फ्यूल के उसमें देखते हैं, अगर आपका 5 डिग्री अपना ये बढ़ता है फीड वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी 1% फ्यूल की कंजप्शन कम हो जाती है। तो बट इसने जो बोला एफिशिएंसी के टर्म में बोला, तो ये आपका 6% जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हो सकता है कि वो 5th को भी राइट मान ले, इन दोनों क्वेश्चन में मेरे को नहीं पता वो 6% को सही करेगा या 5% को, बट बेसिकली 6% जो है इसका राइट आंसर है। तो 20 तो हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। तो डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं आपके, जैसे आपका डीरेटर है, डीरेटर में क्या होता है आपका, डीरेटर आपको पता है कि अपना फीड वाटर को जो है उसको टेम्परेचर रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि स्टीम आ रही है यहाँ पे और यहाँ से मेकअप वाटर हम डालते हैं, ये आपस में डायरेक्टली मिक्स हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आपका प्रोसेस प्लांट में क्या होता है कि ऐसे आपका स्टीम जो है इसको सिर्फ बाहर से हीट करती है, उसके बाद कंडेंसेटर रिमूव हो जाता है। बट इस केस में क्या है, आपका स्टीम आ रही है, इधर से मेकअप वाटर आ रहा है, दोनों मिक्स होके इसमें चले जाते हैं स्टोरेज टैंक में। तो ये आपका डायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। तो ये आपका इसका आंसर है सी, डीरेटर। उसके बाद 21, अब पिंच एनालिसिस कैन रिजल्ट इन रिडक्शन इन कूलिंग वाटर, इंक्रीज इन कूलिंग वाटर, रिडक्शन इन स्टीम, बोथ एंड सी। तो पिंच टेक्नोलॉजी आपको पता है कि जो ये अपना हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करते हैं, तो आज की डेट में एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। तो मान लो आपको कोई प्लांट है, इसमें एक जगह आपको चाहिए यहाँ पे इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना है और दूसरे का क्या है आपने
डिक्रीज़ करना है। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हीटिंग के लिए बेसिकली आपकी स्टीम यूज़ हो रही है, कूलिंग के लिए आपको कूलिंग वाटर यूज़ हो रहा है। तो पिंच टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करो अपना सिस्टम को कि आपकी एक तो स्टीम भी कम लगे, मतलब हीटिंग के लिए अगर कोई यूज़ हो रही है तो हीट कम लगे, उधर से कूलिंग वाटर, मतलब कि इनको आपस में कुछ इस तरीके से मैचिंग करो कि इसने देखो इस प्रोसेस ने क्या करना है, हीटिंग गेन करनी है, इसने क्या करना है, कूलिंग गेन करनी है। तो इनको आपस में कुछ ऐसी सेटिंग करो कि आपको जो एक्सटर्नल जो एनर्जी देनी पड़े वो कम देनी पड़े, तो उसमें आपको स्टीम भी कम लगेगी और कूलिंग वाटर भी कम लगेगा। तो ये पिंच टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी, मतलब कि यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, बी, इंक्रीज कूलिंग वाटर आपका डिक्रीज कर जाएगा, कूलिंग वाटर और अपना स्टीम भी अपनी कम यूज़ होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 21 डी। ओके ठीक है। उसके आगे लिखा है इसने 22 रीजनरेटर यूटिलाइजिंग वेस्ट हीट आर वाइडली यूज्ड इन। तो बेसिकली आपके ये सभी में यूज़ होते हैं, आपका सीमेंट में भी यूज़ हो रहा है, स्टील में भी हो रहा है, बट मेजरली हम इसको देख सकते हैं कि ग्लास मेल्टिंग फर्नास में इसमें अपना यूज़ होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। बट ऐसा नहीं कि ये सीमेंट में नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, या इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, बट मेन इसमें यूज़ हो रहा है आपका ग्लास मेल्टिंग में। उसके आगे 23 देख लेते हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री नीड 3 बार 10 बार। इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ा इस पर डेवलप करता हूँ। 23 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक अपना पेपर इंडस्ट्री है, उसको एक 10 बार के ऊपर भी अपनी स्टीम चाहिए और 3 बार के ऊपर भी चाहिए, मतलब दो प्रेशर रेंज पे उसको अपनी स्टीम हीटिंग के लिए यूज़ करनी है। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे। अब जैसे आपको पता है कि जैसे टरबाइन होगी आपकी, ये दो केसेस में, दो टाइप की, जैसे एक होती है अगर आपकी सारी की सारी स्टीम आ रही है, वो आप कंडेंस कर दे रहे हो। कंडेंस की मतलब आप कहीं भी स्टीम को आगे यूज़ नहीं करना, सारी की सारी बिजली बना रहे हो, तो आपकी कंडेंसिंग मोड होता है। और आप क्या करते हो कि स्टीम जो आ रही है उसमें तो सारा का सारा उसको आप पानी नहीं बना रहे हो, कुछ मतलब कि 3 बार या 5 बार के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। बट इस केस में क्या है कि वो डबल एक्सट्रैक्शन ले रहा है, 10 बार पे भी ले रहा हो, 3 बार पे भी ले रहा है। तो यहाँ पे आपका सी को ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसिंग तो बिल्कुल नहीं है, बैक प्रेशर है बट डबल बैक प्रेशर है। और इसको हम बोल सकते हैं कि बोटिंग साइकिल। तो बोटिंग साइकिल नहीं है क्योंकि टॉपिंग साइकिल है, क्योंकि इसमें बिजली बन रही होगी उसके बाद ही एक्सट्रैक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन जो इसका राइट है, एक्सट्रैक्शन भी हो रही है और बैक प्रेशर टरबाइन भी हो रही है, मतलब डबल एक्सट्रैक्शन इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। 23 हो गया और 24 उसने आगे लिखा है लो कंबशन टेम्परेचर एमबीसी बॉयलर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ। हाँ, तो देखो इसमें जो बेसिकली एमबीसी बॉयलर के अंदर आपका सोक्स और नॉक्स दोनों ही कम होते हैं, और ऑक्सीजन भी जिसको हम बोलते हैं एक्सेस एयर भी कम लगती है। तो इसमें आपका सारे ही ऑप्शन, मतलब नॉक्स भी कम होगा, बट बेसिकली जो हम इसको कंसीडर करेंगे वो नॉक्स पैरामीटर ज़्यादा वो क्रिटिकल, तो इसलिए हम नॉक्स को इस पर राइट ऑप्शन देंगे 24 को, क्योंकि इसमें आपका सोक्स भी कम होगा, O2 जो आपकी O2 इन द सेंस कि आपकी एक्सेस एयर जो है वो कम लगेगी इस केस में कंबशन के लिए, जो आपके एमबीसी बॉयलर हैं। तो ये भी बात ठीक है कि मतलब रिडक्शन इन O2 भी होएगा, जो आपका एंड में जो आपका O2 लाइजिंग होती है उसमें, बट अब ये नॉक्स इसमें ज़्यादा कंसिडरेबल है। 25 एन इंक्रीज इन बल्क डेंसिटी ऑफ फैक्ट्री इंक्रीज इट्स। अगर देख लो आपकी भाई डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। डी 25 डी ओके। 26 द एफिशिएंसी ऑफ हीटिंग फर्नेस। आगे मैं आपको इसका जो आपका बी ऑप्शन राइट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसने दिया गया है। 26 में ये दे रहा है कि 10 टन आपकी वो है 10 टन मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो एक फर्नेस में। अब 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी। उसने स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.13, और वो क्या कर रहा है इसको 40 डिग्री से लेके इतना 1100 डिग्री तक लेके जा रहा है, और आपका 230 केजी फ्यूल यूज़ हो रहा है, और उसकी जीसीबी दे रखी है 10,000। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 59.91 आ जाएगा, मतलब कि 60% आपका जो है ये एफिशिएंट है सिस्टम। तो बेसिकली ये जो एफिशिएंसी को हम लेते हैं, ये इनपुट होगी, ये इनपुट होगी, ये आउटपुट होगी आपकी एमसीपी डेल्टा टी, और इनपुट होगी आपका फ्यूल कितना लग रहा है और उसकी जीसीबी कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे आपका 60% यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 27 द डिवाइस दैट अपग्रेड ए लो टेम्परेचर हीट सोर्स टू हाई टेम्परेचर सिंक इज कॉल्ड। 27 इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा राइट मतलब हूँ नहीं यहाँ पे कि क्या हो सकता है इसका, बट मेरे हिसाब से बी ऑप्शन राइट है, हीट पंप।
क्योंकि हीट पंप जो आपका उसमें क्या है आपका आपको रेफ्रिजरेटर हीट पंप में डिफरेंस थोड़ा बता दूं पहले मैं। रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, मतलब दोनों एक ही जैसे वर्क हैं, बट रेफ्रिजरेशन में क्या है हमारा कि ये सिस्टम हमारा ये है, मतलब कि हमने फ्रिज में कोई चीज़ रखी है उसको ठंडा करना है, तो यहाँ पे आपका कितना हीट यहाँ से रिलीज़ किया, मतलब कि आपका डिजायर्ड इफेक्ट ये होता है यहाँ पे। और हीट पंप के केस में क्या है, आपको जैसे कि आपका सर्दियों का मौसम है, बाहर टेम्परेचर ठंडा है बट आपको रूम का टेम्परेचर गर्म करना है, तो इसमें डिजायर्ड इफेक्ट जो आपका हो गया वो ये, इसको आप बट एज आपको नोट है कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ जो है इसको अलो नहीं करेगा कि आपकी लो मीडिया से हाई मीडिया में आपकी हीट जाए, बट हीट पंप की मदद से आप ये कर सकते हैं। उसमें आप बट आपको वर्क इनपुट देना पड़ेगा, जैसे आपका मोटर लगेगा, कंप्रेसर लगेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। 28 द डिफरेंस बिटवीन मीन सॉलिड एंड मीन गैस वेलोसिटी इन एबीसी बॉयलर, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, स्लीपी वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं। 29 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिरेमिक फाइबर, तो सिरेमिक फाइबर देखो आपका लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, लाइट वेट भी होता है, थर्मल शॉक रेजिस्टेंट भी है, हाई हीट कैपेसिटी, इसकी यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये इसका वो है, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी लो हीट कैपेसिटी होती है आपकी सिरेमिक फाइबर की। का सी, उसके बाद देख लेते हैं हम फर्नेस वॉल हीट लॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो भाई साहब ये आपका सभी पे डिपेंड करेगा, आपका टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल वॉल थिकनेस 30, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट है आपका। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस फ्लूइड, तो इसमें आपका फर्नेस हो रह जाएगा 31 डी। ओके 32 आपके 32 के केस में क्या इसने दिया कि कोई कंडेंसेट है 4 बार के ऊपर, प्रेशर जो उसका और उसका जो सेंसिबल हीट जिसको बोल सकते हैं हम अभी, जो उसमें हीट कंटेंट है वो आपका 600 किलो जूल पर केजी है, उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। तो आगे पूछ रहा है उसमें से अपना जो उसकी 49 इतना जो इसकी हीट कंटेंट रह रहा है और लेटेंट हीट इसकी इतनी है, तो आपके पूछ रहा है फ्लैश स्टीम कितनी है, तो फ्लैश स्टीम का जो फार्मूला होता है वो आपका मान लो बेसिकली यहाँ पे स्टीम ट्रैप के केस में आपका ये यूज़ होता है। स्टीम ट्रैप आपका लगा है, यहाँ पे आप क्या कंडेंसेट आया, उसका कितने प्रेशर पे है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया, ये कितने प्रेशर पे, तो दोनों केस में आपका अलग अलग होएगा उसका जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका। तो बेसिकली इसने यही दिया हुआ है, इस कंडीशन में जो इसकी हीट यहाँ पे 600 है और यहाँ पे इसकी 419 है, बट जो लेटेंट हीट होती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इस केस में, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बोलने का मतलब कि यहाँ इस केस में ऐसे मैं अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है ना, तो एक केस में ये यहाँ पे लाइन है, दूसरे केस में यहाँ पे है, तो जो इसका फार्मूला होता है आपका वो H1 - H2 और लेटेंट हीट कितनी है, तो आपका ये फ्लैश आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे 600 - 419 डिवाइड बाई 2121234, तो आपका 8% 8.48% आपका आ जाएगा आंसर, तो इसका सी ठीक है। 33 कोरेक्शन फैक्टर फॉर LMDT इज एप्लीकेबल फॉर, तो LMDT आपको पता ही है क्या मीनिंग होता है, लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो कोरेक्शन फैक्टर किस केस में आता है, पैरेलल फ्लो में नहीं आएगा, काउंटर फ्लो में नहीं आएगा, क्रॉस फ्लो में आएगा। क्रॉस फ्लो में क्या है आपका कि मान लो हॉट मीडिया आपका यहाँ से जा रहा है, कोल्ड मीडिया कुछ जैसे मान लो हीट अगर आपका डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो डायरेक्ट पैरेलल में क्या होता है, यहाँ से हॉट जा रहा है, यहाँ से कोल्ड जा रहा है, दोनों आपस में हीट ट्रांसफर करते जा रहे हैं। इनडायरेक्ट में क्या काउंटर में क्या होता है, यहाँ से आपका हॉट जा रहा है, इधर से आपका कोल्ड जा रहा है, तो इस केस में भी क्या होता है आपका कि जैसे मतलब यहाँ से हॉट गया, यहाँ से आपका कोल्ड गया, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर फ्लो। बट जब आपका क्रॉस फ्लो होता है उसमें क्या होता है कि हॉट यहाँ से जा रहा है, कोल्ड कुछ ऐसे घूम के जाएगा, या फिर आपका क्या है कोल्ड ऐसे जा रहा है, हॉट घूम के जाएगा। तो यहाँ पे आपका LMDT जो है वो सेट नहीं बैठता है एज पर फार्मूला, क्योंकि LMDT का आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 डिवाइड बाई LN डेल्टा T1 डिवाइड बाई डेल्टा T2। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार।
ये देखो आपका ये दो केस बना देता हूँ, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, ये काउंटर हो गया। तो पैरेलल में क्या है आपका, यहाँ से हॉट मीडिया आएगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा और वो धीरे 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 टेम्परेचर लूज़ करेगा। कोल्ड मीडिया आपका है, यहाँ पे ठंडा है, धीरे धीरे करके गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस है इसको मैं डेल्टा T1 बोल रहा हूँ, इसका जो डिफरेंस है उसको डेल्टा T बोल रहा हूँ। तो LMDT इस केस में होएगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाई LN डेल्टा T1 डिवाइड बाई डेल्टा T2, ठीक है। बट काउंटर फ्लो में क्या होएगा आपका सेम केस, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हाई है, धीरे 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 आपका लो हो गया। बट इस केस में जो आपका कोल्ड फ्लू है वो यहाँ से एंटर करेगा धीरे धीरे, इस यहाँ पे कम है बट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि कुछ मतलब नियर बाई वैल्यूज़ हैं ये। इस केस में क्या है, ये डिफरेंस काफ़ी है, ये कम है, बट इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि सेम सेम रहता है। तो इस केस में फिर आपका डेल्टा T1 डेल्टा T2 इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 डिवाइड बाई LN डेल्टा T1 डेल्टा T2। तो ये आपका LMDT होता है। तो बट क्रॉस फ्लो के केस में क्या होगा आपका कि फ्लूइड आपका मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो LMDT का फार्मूला सेम नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको हम करेक्शन फैक्टर से एक वो करते हैं, इसको थोड़ा वो करते हैं, सेटिंग करते हैं इसकी। तो इसका सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 33 हो गया। 34 विच वन इज द प्रेफर्ड बेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इन लार्ज गैस टरबाइन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 34, ये गलत करा लड़के हैं, हीट व्हील होगा इसका 34 हीट व्हील, ठीक है। उसके आगे 35 एन एक्सियल कंप्रेसर यूज इन कंजक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका एक्सियल कंप्रेसर वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो गैस टरबाइन में बेसिकली आपका यूज़ होएगा मेजरली। मतलब कंप्रेसर आपका हर जगह पे हो रहा है आपका, जहाँ पे आपको कंप्रेस्ड एयर चाहिए, बट इस केस में आपका मेन फंक्शन है इसका गैस टरबाइन के केस में। 35B। उसका 36 पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ। यार इस पे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसने पूछ लिया था, तो इस सेम वही एफिशिएंसी घुमा फिर आके पूछ रहा है। तो पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ फर्नेस इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द फर्नेस लोडिंग। भाई अगर आपको इसने क्या बोला, पिकअप द रॉन्ग पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो भाई जैसे जैसे आपकी डिज़ाइन कंडीशन की तरफ कोई चीज़ जाती है तो नेचुरली उसकी एफिशिएंसी ठीक होती जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि बॉयलर आपका अगर अब 80% के करीब चल रहा है तो एफिशिएंट है, बट जैसे जैसे आपको लोडिंग कम करती जाओगे बॉयलर की, उसकी एफिशिएंसी गिरती जाएगी, उसके रेडिएशन लॉस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन तो ठीक है, इंक्रीजिंग विद फर्नेस लोडिंग, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज इन एक्सेसर, ये क्वेश्चन ये देखो ये गलत है यहाँ पे भी। एक्सेसर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, कंबशन तो आपका ठीक होता जाएगा, मतलब कि आपका CO नहीं मतलब प्रोड्यूस होएगा, बट क्या होगा कि आपका जो आपका स्टैक के थ्रू मतलब कि फ्लू गैसेस के थ्रू लॉस बढ़ता जाएगा। मतलब आपका अगर आप एक्सेसर ज़्यादा दोगे तो इसको हम लिमिट कर देते हैं अपना हर बॉयलर या फर्नेस के केस में। जैसे मैं आपको बॉयलर का बताऊँ तो उसमें 20% एक्सेसर या 30% एक्सेसर आपकी डिज़ाइन करी जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका वो मतलब कि वो गलत है, एक तरीके से रॉन्ग है यहाँ पे। तो ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मतलब। उसके बाद 37 मेजर हीट लॉस इन ऑयल फॉइल्ड बॉयलर अकाउंट। ये वही घूम फिर के बात आ गई स्टैक लॉस, मतलब कि आपका जो आप मेन लॉस है 10% के करीब लॉस होता है आपका स्टैक के थ्रू, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है 37। उसके आगे अपन देख लेते हैं 38 में क्या बोल रहा है ये, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ FO आपको कितनी एयर चाहिए भाई, यहाँ पे 14 kg। कार्बन के केस में कितनी होती है 8 kg, तो सॉरी अपना इसमें कोल के केस में, बट FO के केस में आपको 14 kg एयर चाहिए। 39 देख लेते हैं हम, सेलेक्ट द ओड वन अमंग द फ्लोइंग कंडेंसर डिस्टिलेशन इवेपोरेटर कूलिंग टावर। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ये मतलब सारे एक जैसे ही, जैसे अपना जिसको बोल सकते हैं हीट एक्सचेंजर टाइप के, कंडेंसर भी इवेपोरेटर भी कूलिंग टावर भी, ये ऑप्शन अलग से है इसमें। 39 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी। 40 द इक्विपमेंट हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन केस ऑफ को जनरेशन प्लांट। ये गलत करा लड़के ने। यहाँ पे जो भाई साहब जो आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी होती है वो होती है 80% के आसपास, ठीक है। और स्टीम और गैस टरबाइन तो को जनरेशन प्लांट ID फैन, इसने बोला था इक्विपमेंट हैविंग द हाईएस्ट एफिशिएंसी। ID फैन की भी आपकी 75% के आसपास रहती है।
इलेक्ट्रिक जनरेटर और टरबाइन, यहाँ पे ना ये ऑप्शन सही है 40 का। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन परसेंटेज कैन बी मेजर्ड इन फ्लू गैस। तो भाई साहब ऑक्सीजन परसेंटेज आप कैसे करते हो, इसके लिए आप O2 एनालाइजर लगाते हो, और जो उसकी प्रो बनी होती है जिरकोनियम ऑक्साइड की बनी होती है, जिसको हम जिरकोनियम बेस्ड अपना O2 एनालाइजर बोलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके आगे बोलता है 42 में आपका 1 टन वाटर आप कर रहे हो 30 से 70 डिग्री पे गर्म, तो हीट गेंड भाई, तो हीट कितनी गेन हो जाएगी अब देखोगे आप। तो हीट गेन का आपको फार्मूला होता है MCPDT, मास CP डेल्टा T इतना, तो 4000 किलो कैल। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया उसने, देखो 40,000 यहाँ भी दे दिया है, 40,000 यहाँ भी दे दिया है, तो मतलब आवर नहीं लगेगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे आपका किलो कैल ही आएगा। आवर तब आएगा कि यहाँ पे लिखा होता है कि 1 घंटे में हो रहा है आगे, इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कितनी देर में हो रहा है। तो आपका सिर्फ यही बी ऑप्शन ठीक है उसमें। 43 हीट व्हील्स आर मोस्टली यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ, तो 43 जो आपका ये ठीक है, इस केस में यूज़ होएगा आपका हाई टेम्परेचर एक्सो ना, ये गलत करा है, ये बी ऑप्शन सही है इसका। जो आपका हीट व्हील जो है बेसिकली आपका यूज़ होता है हीट एक्सचेंज बिटवीन लार्ज मासेस ऑफ एयर हैविंग स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। 43 का बी हो जाएगा आपका, 43 बी ठीक है। 44 इन CABC बॉयलर द कैप्चर ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ बेड मटेरियल, तो ये थोड़ा बता देता हूँ। CABC बॉयलर में क्या है आपका, ये बॉयलर हो गया। उसके बाद जो फ्यूल है आपका वो दोबारा मतलब वेलोसिटी उसमें ज़्यादा रहती है, जो अपना कंबशन होता है, तो इसमें कुछ अनबर्न पार्टिकल है वो वापस फिर बॉयलर में हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब कंबशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो बेसिकली जो डिवाइस वहाँ पे लगती है वो साइक्लोन है, वो यूज़ होता है ताकि आपका जो अनबर्न है दोबारा फिर बर्न हो जाए प्रॉपर्ली। साइक्लोन ओके। 45 द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो आपको पता ही है कि आपकी जो अपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अपना ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ही हर कहीं यूज़ होता है। मोस्टली जो आपकी इंडस्ट्री देख लोगे वहाँ पे 10.5 kg या 10.5 kg और 17.54 इसी में आपका काम सर जाता है सारा, ये जितना भी प्रोसेस प्लांट, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, बट प्रोसेस प्लांट में आपको इतना ही प्रेशर चाहिए होता है और वो सैचुरेटेड स्टीम चाहिए होती है। एक्चुअल में तो आपको जितना जो जैसे आपको पता है ना लेटेंट हीट जितनी कम होती जाएगी वो उतनी ज़्यादा बेटर है। लेटेंट हीट का प्रेशर जितना कम होता जाएगा उतनी लेटेंट हीट बढ़ती जाएगी आपकी। तो यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आपकी मोस्टली यूज़ होती है। 45 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद हीट पाइप, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 46 का ही आपका राइट है। कैन ट्रांसफर अप टू 100 टाइम्स मोर थर्मल एनर्जी देन कॉपर, ठीक है 46 ए। 46 ये ठीक है। 47 देख लेते हैं अपन। 47 दिया कंडेंसेट रिकवरी इन स्टीम सिस्टम, इम्प्रूव बॉयलर फीड वाटर क्वालिटी, ठीक है भाई। मैक्सिमाइज बॉयलर आउटपुट, ठीक है भाई। रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, ठीक है। इसके सारे ऑप्शन ठीक हैं, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 48 अक्रॉस द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व ऑफ सिस्टम, आगे क्या लिखा है ना, आउटपुट एंथैल्पी डिक्रीज, गलत है। स्टीम बिकम बेट, नहीं स्टीम थोड़ी सी सुपर हीट हो जाती है इस केस में। स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज, ये भी नहीं गलत है। एंथैल्पी रिमेन सेम, हाँ तो जो आपका PRV जिसको हम बोलते हैं बेसिकली वो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तभी तो बोलते हैं कि कुछ इंडस्ट्री क्या करती हैं PRV की जगह पे अपना छोटी सी एक टरबाइन लगा लो। देखो टरबाइन और PRV में क्या डिफरेंस है। टरबाइन में क्या हो रहा है आपकी कुछ स्टीम आ रही है प्रेशर पे, मतलब एंथैल्पी H1 बोल देता हूँ, तो इसमें एग्जिट एंथैल्पी आपकी अलग होगी। बट PRV के केस में क्या होगा, आपका प्रेशर तो रिड्यूस कर जाएगा। मान लो आपका यहाँ पे 10 बार है तो यहाँ पे 3 बार रह जाएगा। इस केस में भी आपको मान लो जैसे मान लो 17 बार है, आप टरबाइन लगाते हो 3 बार रह जाएगा।
यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ आपकी एंथैल्पी भी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वो आपकी बिजली बन रही है यहाँ पे। बट पीआरवी के केस में क्या है, आपका प्रेशर तो रिड्यूस हो रहा है बट एंथैल्पी उसकी सेम रहती है। इसको ऐसे एंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं हम। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 द फ्लैश पॉइंट ऑफ फ्यूल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट यूनिट ऑफ हीट टू पावर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेकंड पेपर के सारे क्वेश्चन जो हैं वो देख लिए। मैं आपको एक बार दोबारा अपना, अगर मैं आप देखना चाहूँ तो जल्दी जल्दी आप देख लो एक बार। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब ये वाली मेरे पास जो पेपर है वो ये है, यहाँ पे आया हुआ ना, ये कलर है आपका रेड वाला, रेड सीरीज जो है। तो रेड सीरीज के हिसाब से देख लो, स्क्रीनशॉट को खींच लो। मैंने सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपके राइट हैं। ये आपका 5 6 7 9 13, उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है, ये भी आप देख लो। उसके बाद 29 यहाँ तक, और मैच कर सकते हो बाद में, ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने सारे 50 के 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं। तो इसके आगे अब जो इसका सब्जेक्टिव पार्ट है वो मैं आपको, अगर आप कमेंट कर देना अगर आपको सही लग रहा है, फिर मैं आपको सोल्व करके दूँ तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर दूँगा। ये भी धीरे धीरे क्या कल तक कर दूँगा फिर मैं। बढ़िया पेपर था इस बार, आसान था वैसे तो। ओके, थैंक यू। अगर आपको काम थोड़ा सही लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।